38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर। उत्तराखंड में आज से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित समारोह में नेशनल गेम्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी स्टेडियम में बनाए गए मिनी सचिवालय में कई अहम विषयों पर बैठकें भी करेंगे। वहीं उद्घाटन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री खड़से समेत खेल मंत्री रेखा आर्य और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहेंगी। 14 फरवरी तक चलने वाले इन राष्ट्रीय खेलों में देश भर के 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है और पहली बार उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लेकर कार्यक्रम को पूरा भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है। आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। यहाँ पर इस वक्त हम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ पर बाहर आप देख रहे हैं किस तरीके से काफी उत्साह जो है बच्चों में भी देखने को मिल रहा है और कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भीड़ देखने को काफी मिल रही है। और 25,000 की कैपेसिटी स्टेडियम की है। 25,000 तक जो है पब्लिक यहाँ पर पहुंचेगी, जिसमें सभी कॉलेजों के अलग अलग विभिन्न कॉलेजों के बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वॉलंटियर्स पहुंच रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं और फिलहाल जो है ये बच्चे अंदर जा रहे हैं। सभी अलग अलग कॉलेजों के बच्चे हैं और इस यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। वो पहले बैठक करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम का जो है वो खेलों का शुभारंभ होगा। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है, आईटीबीपी तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना हो और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो बनाई गई हैं। साथ ही फोर्स चाहे क्राउड कंट्रोल हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो, तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है ताकि लोगों को अपने वाहन पार्क करने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इस तरीके से तमाम रंगारंग कार्यक्रम, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होने हैं। ऐसे में पूरा भव्य और दिव्य रूप जो है पूरे कार्यक्रम को दिया जा रहा है। पूरी तैयारियां हो चुकी है, पुलिस फोर्स मौजूद है, कप्तान समय जो है मौके पर पूरे पल पल की अपडेट जो है रख रहे हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां जो है चाक चौबंद की गई है। अपने सहयोगी निमेश सजवान के साथ नरुण सैनी, चैनल 24/7 देहरादून। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर किस तरीके की पूरी तैयारियां हैं, हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, क्या कुछ तैयारियां आप देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, क्या आप कुछ पूरा शेड्यूल प्रधानमंत्री का है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है और आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं देहरादून राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में और 6 बजे से जो है ये कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। पूरा कार्यक्रम चलेगा, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, इसी के साथ ही जो है कई अन्य प्रोग्राम भी होने हैं और पूरा रंगारंग कार्यक्रम भी जो है यहाँ पर आज होने हैं। और अभी तक की अगर बात की जाए तो पब्लिक में काफी उत्साह जो है राष्ट्रीय खेलों को लेकर के देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के पब्लिक में काफी ज्यादा उत्साह भी है और बड़ी संख्या में जो है लोग इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है एंट्री करने के लिए। और ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। लोगों को जो है पास आईडी उनकी चेक करके तभी अंदर भेजा जा रहा है। तमाम जो है अंदर की अगर बात करें तो कोई भी किसी भी प्रकार की सामग्री जो है वो लेकर नहीं जा सकता, चाहे वो बोतल हो या फिर इत्यादि अन्य सामान हो, तो इस तरीके के सामान भी अंदर लेकर कोई नहीं जा सकता। तो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर चाहे ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो या अन्य तमाम व्यवस्थाएं हो, चाक चौबंद की गई है और पुलिस फोर्स भी जो है यहाँ पर पूरी तैनात की गई है। इसी के साथ ही आईटीबीपी भी जो है तैनात की गई है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी किसी को भी जो है ना झेलनी पड़े, किसी प्रकार के कोई भी ऐसी अनहोनी कार्यक्रम में ना हो। तो इसके लिए तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा की गई है। अरुण, जो मिनी सचिवालय में बैठकें होनी है वो कौन कौन सी बैठकें हैं जिसमें प्रधानमंत्री भाग लेने जा रहे हैं? जी रवि, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मिनी सचिवालय बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकें भी लेंगे और उसमें जो
केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत जो कार्य चल रहे हैं पुनर्निर्माण के, उसको लेकर के, और बद्रीनाथ में जो कार्य चल रहे हैं मास्टर प्लान के तहत, उसको ऋषिकेश कॉरिडोर, और इसी के साथ ही केंद्र सरकार की जो योजनाएं उत्तराखंड में चल रही है, उन योजनाओं पर कितना काम हो रहा है, कितना काम अभी तक हो चुका है, कितना काम आगे होना है, उसको लेकर के भी समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री करेंगे। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है, और इसी के साथ ही आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, जो जो प्रधानमंत्री के जो है ये विजन भी है, और एक ड्रीम प्रोजेक्ट कई प्रधानमंत्री के जो है वो राज्य में चल रहे हैं, तो ऐसे में उसको लेकर के भी समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे। अरुण, कितने बजे तक प्रधानमंत्री स्टेडियम में पहुंच सकते हैं? पूरा रोड मैप क्या तैयार किया गया है और किस तरीके की तैयारी आप देखते हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की भी? जी रवि, देखिए पुलिस प्रशासन की तमाम तैयारियां हैं, पुख्ता तैयारियां पुलिस प्रशासन ने की हुई है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था, सभी तैयारियां जो है चाक-चौबंद की गई है, और सभी प्रकार की जो है तैयारी वो की गई है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री बस कुछ ही देर में जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, हिस्सा लेंगे, और फिर उसके बाद जो है बैठक करने के बाद जो है उसके बाद प्रधानमंत्री शाम को 6 बजे जो है शुभारंभ कार्यक्रम जो होगा उसमें शिरकत करेंगे। तो इस तरीके से तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हैं, और बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो है देहरादून में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल अरुण, और आपने वहां पर तस्वीरें भी भेजी हैं जो बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये दिखाती हैं कि कितना उत्साह वहां पर लोगों के बीच भी है, और खासतौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उनके अभिवादन में वहाँ पर वो रहेंगे जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। ऐसे में आम लोगों की अगर बात की जाए अरुण, क्योंकि नेशनल गेम्स पहली बार उत्तराखंड में हो रहे हैं, तो उनका उत्साह क्या देखते बनता है? किस तरीके से लोगों में उत्साह है, खासतौर पर युवाओं पर या फिर प्रदेश स्तर के खिलाड़ी जो वहाँ पर पहुंचे हैं? जी रवि, देखिए बिल्कुल आज पहली बार उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी मिली है, और इस कार्यक्रम को आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है, लगातार तमाम तैयारियां जो है की जा रही है। तो ऐसे में लोगों में भी काफी उत्साह देखने को भी मिला है, और जो मिल रहा है जिस तरीके से जो लगातार इसके खेलों के प्रचार प्रसार को लेकर के लगातार जो कार्य सरकार के द्वारा किए भी जा रहे हैं, और लगातार इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं फीडबैक दिख भी रहा है, और पब्लिक बड़ी संख्या में, कॉलेजों के बच्चे, आम पब्लिक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और काफी उत्साह, काफी खुशी जो है लोगों में देखने को भी मिल रही है। और तमाम व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात भी की गई है। शुक्रिया अरुण, आपका। आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे, नजर बनाए रखेगा। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश से है। देश में सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि उत्तर प्रदेश के पास है। कई फसलों के उत्पादन में यूपी अव्वल भी रहा है, लेकिन इसके बाद भी यूपी के 40% जिले ऐसे हैं जो कृषि उत्पादन में पिछड़े हुए हैं। इन जिलों की खेती का उद्धार करने के लिए सरकार किसानों को उन्नत कृषि तकनीक और बाजार से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट की कार्यशाला का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी मौजूद रहे। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं अभियान का एक हिस्सा है, जिसमें यूपी एग्रीज परियोजना के शुभारंभ के इस अवसर पर, जिसमें इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया जा रहा है, और उन्नाव में, जनपद उन्नाव में एक यूपीडा के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर में केन पैक इंडिया द्वारा एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग इकाई का शिलान्यास का कार्यक्रम अभी यहां पे संपन्न हुआ है, जो यहां पर आज हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। ये लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत का एक निवेश, जो एफडीआई निवेश के अंतर्गत आएगा, यह यहां पर आज शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके अलावा यहां पर अन्य तमाम घोषणाएं भी हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में अभी चेयरमैन इकबाल ब्रिज द्वारा फिशरीज के फील्ड में जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, इसमें 4000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई है, और उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल लीड डेटा डिजिटल एग्रीकल्चर वर्ल्ड बैंक
कि इस अभियान को भी कैसे हम आगे बढ़ा करके किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं, इसके लिए डेटा बैंक की क्या उपयोगिता हो सकती है, इस बारे में अभी यहां पर श्री परमेश शाह ने हम सबके सामने उस विजन को भी रखा है जो आगे चल करके किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक कारक बनेगा। जब हम देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के बारे में सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान जाता है कि 25 करोड़ की आबादी का ये राज्य स्वाभाविक रूप से बड़ी आबादी है। तो एक स्वतः हम सबके मन में एक भाव पैदा होता है कि बड़ी आबादी इसलिए है क्योंकि उस प्रकार का वातावरण और उस प्रकार की भूमि यहां पर पहले से मौजूद है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि में से एक और सबसे अच्छा जल संसाधन जिस एक राज्य के पास है, प्रकृति और परमात्मा की कृपा से वह उत्तर प्रदेश राज्य है जिसके पास यह संभावना मौजूद है। हम इस बात को कह सकते हैं कि भारत में जो लगभग 45% भूमि कृषि योग्य है, अगर उत्तर प्रदेश में हम इस बात को देखते हैं तो कृषि योग्य भूमि में से 75% भूमि वह उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, जो सबसे उपयोगी और उर्वरा भूमि में से एक मानी जाती है। और इसी का परिणाम है कि चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं के उत्पादन में, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर, भारत के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। देश के अंदर कुल जो सब्जी उत्पादन होता है उनमें से 15% हिस्सेदारी और फल उत्पादन में भी 11% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के पास है। भारत की कुल कृषि उत्पादन में यानी देश की आबादी का 16% भाग, 16 से 17% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 23% से अधिक है। यानी देश का फूड बास्केट भी के रूप में भी यह जाना जाता है। और देश के अंदर जो खाद्यान्न का निर्यात होता है उनमें से तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश अभी है। स्वाभाविक रूप से इस दिशा में एक्सपोर्ट की जो संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का शुभारंभ इस दिशा में उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा और इस देश से उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए और उत्तर प्रदेश के इस फील्ड में कार्य करने वाले उन सभी महानुभावों के लिए यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। यूपी एग्रीज परियोजना के बारे में जैसे कि यहां पर पहले भी बताया गया कि 4000 करोड़ रुपए की इस जो प्रोजेक्ट है, इसमें से 2737 करोड़ का जो लोन है ये विश्व बैंक द्वारा और 1166 करोड़ का जो इसमें अंशदान है या राज्य सरकार के द्वारा इसमें देने की व्यवस्था की गई है। इसमें विश्व बैंक की सहायता जो यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है कृषि और उससे जो संबंधित सेक्टर है उनकी कठिनाइयों को चिन्हित करना, प्रमुख फसलों की उत्पादकता में एक गुणात्मक वृद्धि हो इस दिशा में एक प्रयास करना, प्रदेश के अंदर जो विशिष्ट कृषि उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केट सपोर्ट सिस्टम को विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना और जिससे हम अपने अन्नदाता किसानों की
आय में वृद्धि कर सकें। हरिद्वार के खानपुर में पूर्व विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन और मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के बीच शुरू हुई लड़ाई अब बहुत आगे तक बढ़ गई है। यह अलग बात है कि उमेश कुमार शर्मा के ऑफिस पर फायरिंग के आरोप में चैंपियन 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है और पिस्टल लेकर चैंपियन को मारने के लिए दौड़ने वाले विधायक उमेश कुमार शर्मा कोर्ट से जमानत पर बाहर है। लेकिन विवाद गहराता जा रहा है। स्थिति यह है कि अब बात समाज पर भी आ गई है। बात अब समाज की होने लगी है। कुंवर प्रणब चैंपियन की गिरफ्तारी के विरोध में गुर्जर समाज के लोगों ने 29 जनवरी को लक्सर के किसान इंटर कॉलेज में महापंचायत की घोषणा कर दी, जिसमें अब धीरे धीरे भीड़ जुटने भी लगी है। महापंचायत में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नोएडा, दिल्ली, राजस्थान के गुर्जर बिरादरी के बड़े नेताओं के जुटने की भी उम्मीद है। पंचायत के ऐलान के बाद हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। दरअसल दोनों नेताओं की लड़ाई पहले सोशल मीडिया पर शुरू हुई और बाद में दोनों नेताओं ने एक दूसरे के ठिकानों पर जाकर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि फायरिंग भी की, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दोनों नेताओं की इस करतूत की निंदा हुई। बाद में पुलिस ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसमें चैंपियन को जेल जाना पड़ा, लेकिन निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा को बेल मिल गई। तो आपको बता दें कि किसान इंटर कॉलेज में महापंचायत होगी। पंचायत के ऐलान के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो ये लड़ाई सोशल मीडिया से शुरू हुई। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन और वर्तमान में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, दोनों के बीच सोशल मीडिया से शुरू हुई लड़ाई दोनों के पार्टी ऑफिस तक पहुंची, घरों तक पहुंची और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। दोनों के समर्थक अपने अपने नेताओं के बचाव में जुटे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक चैंपियन 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में निर्दलीय विधायक मौजूदा विधायक उमेश कुमार को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन यह मामला तूल लगातार पकड़ता जा रहा है। अब महापंचायत का ऐलान है चैंपियन के समर्थकों का। गुर्जर समाज चैंपियन के समर्थन में जुट गया है और अब गनवौर के बाद महापंचायत का ऐलान हो गया। महापंचायत में यह कहा जा रहा है कि कई प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अलग अलग जगहों से गुर्जर समाज के लोग जुट सकते हैं और बड़े नेताओं के भी इस महापंचायत में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में महापंचायत में यूपी, हरियाणा, नोएडा, दिल्ली, राजस्थान के गुर्जर नेता पहुंचते हैं तो मामला और ज्यादा तूल पकड़ेगा। हालांकि इसको लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दावा कर रही है कि तैयारियां पूरी है। ये भी जानकारी सामने आई थी कि पुलिस की ओर से कुछ नेताओं के साथ बातचीत की गई थी। ये कहा गया था कि महापंचायत ना करें, लेकिन शायद बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो ताजा जानकारी है वो ये मिल रही है कि महापंचायत 29 को है, लेकिन नेता जुटने शुरू हो गए हैं आज से ही। लक्सर में गनवौर के बाद अब महापंचायत। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिद्वार से मनोज कश्यप फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनोज, अब महापंचायत का ऐलान कर दिया गया, ये जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों का जुटना भी शुरू हो गया है। मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए रवि, जिस तरीके से पूरा मामला था खानपुर विधायक और पूर्व विधायक का, यहाँ पे एक दूसरे के मकान पे भी पहुंचे थे और यहाँ पे पूर्व विधायक चैंपियन के द्वारा जो यहाँ पे फायरिंग की गई थी, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस ने दोनों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दोनों की अरेस्टिंग कर उनको कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ से चैंपियन को जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जबकि उमेश कुमार को जमानत दे दी गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे गुर्जर समाज एक महापंचायत करने जा रहा है, जिसको लेके चैंपियन की जो धर्मपत्नी है रानी देवरानी, उनके द्वारा लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में जो है इस महापंचायत में पहुंचे, जिसको लेके पुलिस ने भी तमाम जो तैयारियां वो पूरी कर ली है। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया कि किसी तरह की इस पर रोक लगाई जाएगी और कहीं ना कहीं लगातार हम देखें कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो देवरानी है चैंपियन की जो धर्मपत्नी है, वो लोगों से आह्वान कर रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, राजस्थान की जो तमाम गुर्जर बिरादरी के बड़े नेता है वो यहाँ पे जुट सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। यहाँ पे एक महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे ये पूरा मामला था, उसको लेके एक बड़ी राजनीति यहाँ पे होने जा रही है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि उस महापंचायत में किस तरीके के फैसले लिए जाएंगे, यहाँ पे पुलिस प्रशासन किस तरीके से इससे निपटने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन मनोज, जो ये जानकारी मिल रही है कि लोगों का जुटना शुरू हो गया वहां पर, तो क्या वहां पर लोग जुटने लगे हैं, क्या स्थिति है अभी?
बिल्कुल देखिए रवि, हमने देखा कि जब यहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया था चैंपियन को, उस समय यहाँ पे भारी संख्या में जो संवर्धक थे वो कोर्ट के बाहर पहुंचे थे। रणकुल कोतवाली में जब उनको रखा गया था, जब वो कोर्ट के बाहर पहुंचे थे, लेकिन अब जब महापंचायत की बात कही जाए तो उसको लेके भी यहाँ पे लोगों का आना शुरू हो गया। लोगों का आना शुरू हो गया। मनोज, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए कि लोगों का आना शुरू हो गया है। पॉलिटिकल रिएक्शन लेते हैं इस पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ सचिन गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है। हरिद्वार में जो हो रहा है वो हम सब ने देखा है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन मौजूदा वक्त में जहां महापंचायत का ऐलान कर दिया गया, आपके ही पार्टी के चैंपियन हैं, क्या कहेंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के चैंपियन हो और चाहे जो है उत्तराखंड में जो है किसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो है कानून अपने हाथ में लेने का काम करे, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का कानून जो है अपना काम करेगा। उत्तराखंड एक शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ पर जो है इस प्रकार के कृत्य जो है किसी भी रूप से जो है स्वीकार्य नहीं होंगे। और चाहे महापंचायत हो या किसी प्रकार से जो है अन्य लोग किसी प्रकार का जमाड़ा करें, अगर कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो है मेरा कहना यही है कि चाहे उमेश शर्मा हो, चाहे उमेश कुमार हो, चाहे चैंपियन जी हो, दोनों ही जो है उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि है, एक रहा है और एक वर्तमान में है। तो उनको ये कार्य शोभा नहीं देते हैं। इसलिए जो है अपनी सीमा पे और जो क्या संदेश उत्तराखंड की जनता को देना है उसकी सीमा में इनको रहना चाहिए। और निश्चित रूप से जो है अब मामला लेकिन जो महापंचायत का ऐलान किया है गुर्जर समाज का, उस पर क्या कहना है आपका? महापंचायत का जो ऐलान किया है, जब किसी एक विशेष समुदाय के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से उसका समाज उसके साथ खड़ा होता है, लेकिन खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको भी कोई छूट दे दी जाएगी। निश्चित रूप से जिसने कानून को हाथ में लेने का काम किया उसके खिलाफ कानून अपनी कड़ी कार्रवाई करेगा। ठीक है सचिन जी, आप बने रहेगा। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आप भी सुन लीजिए। आशीष सैनी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जुड़ गए हमारे साथ। सैनी साहब, आपका बहुत स्वागत है। क्या प्रतिक्रिया आपकी हरिद्वार में जो हो रहा है? महापंचायत का ऐलान कर दिया गुर्जर समाज ने, लोगों का जुटना भी शुरू हो गया। देखिए, महापंचायत का ऐलान किया गया या एक घटना को हो जाने तक के लिए इंतजार किया गया, इन दोनों चीजों में सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का पूरा फेलियर है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री सहित प्रदेश अध्यक्ष सबको जानकारी दी, जानबूझकर लोगों की जान को खतरे में डाला गया। और आज भी इसी दो गुंडों की गुंडागर्दी को जातीय संघर्ष का, जातीय वर्चस्व का नाम लेने का काम किया जा रहा है। ये तो उत्तराखंड में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए ना किस स्तर तक सरकार गिर चुकी है कि दो अपराधियों की लड़ाई को जातीय संघर्ष का नाम लेकर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है इसे खराब करने का काम किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कार्रवाई भी तो हुई है ना, पूर्व विधायक है उनकी पार्टी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि कार्रवाई भी हुई है, ये इसकी अकर्मण्यता को दिखाता है। जब सोशल मीडिया पर वो लिख रहे हैं कि हम 5 बजे आपके यहाँ हमला करने आएंगे, हम 8 बजे हमला करने आएंगे, और इनको गनर और वाइस सिक्योरिटी किसने दी हुई है? इसी भारतीय जनता पार्टी ने दी है ना। उत्तराखंड के और भी सम्मानित विधायक हैं, मात्र एक गनर के भरोसे वो चल रहे हैं। और इन लोगों को ऐसी कौन सी इनके ऊपर मुसीबत आई पड़ी थी कि इनको 8-8, 10-10 गनर दिए गए, कुछ 4-5 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखकर लोगों के साथ बदतमीजी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि सवाल ये भी उठ रहा है कि इनको ज्यादा खतरा है या फिर इनसे खतरा है, ये भी देखना होगा। सचिन गुप्ता जी, आशीष सैनी जी, लोगों को खतरा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।